अच्छा जी, वेलकम बैक एवरीवन। सो आज का जो लेक्चर है, वेल उसमें हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिकली जुपिटर नोटबुक्स को। सो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे नमपाई और मैटप्लॉटलिब की बेसिक फंक्शनैलिटीज को। सो वंस अगेन हम करते हैं कि अच्छा ये फोल्डर तो वही है जो कि हमने लास्ट टाइम कल यूज़ किया था। मैं एक्टिवेट कर देता हूँ इस एनवायरनमेंट को और फिर उसके बाद पहले इस एनवायरनमेंट में जुपिटर नोटबुक खोल लेता हूँ। अच्छा, राइट। सो ये ट्यूटोरियल हो गया और उसके बाद जाके जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये कि जिस तरह हमने देखा था कि मैंने अच्छा एनवायरनमेंट मेरे पास वही वाली सिलेक्टेड रही थी। सो इस वक्त यानी जो मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाई हुई थी वही उसी पे ये नोटबुक चल रही है। अच्छा, सो वंस अगेन सो आपको करना ही पड़ेगा कि अगर तो आपने ये नहीं किया तो आपको बेसिकली पिप इंस्टॉल numpy लिखना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपके पास यानी जो न्यूमेरिक पाइथन की लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल होगी। ठीक है। सो एक दफा आपने ये कर लिया फिर उसके बाद आप जो भी इसके अंदर फंक्शनलिटीज है उसको आप यूज कर सकते हैं। सो वंस अगेन numpy स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिक पाइथन और इसका गोल ये है कि हम यहाँ पर अ, जितने भी ऑपरेशंस आपने लीनियर अलजेब्रा के पढ़े थे एटलीस्ट वो सारे के सारे एप्लीकेबल हो, ना सिर्फ वो बल्कि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का अगर कोई कोर्स पढ़ा था तो उसमें भी यानी बहुत सारे ऑपरेशन इस तरह के होते हैं जिस तरह मतलब जो कि क्लासिकल लीनियर अलजेब्रिक वे में पॉसिबल नहीं है और वो हम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के कोर्स में देखते हैं। सो वो दोनों तरह के ऑपरेशंस यानी चाहे वो एग्जैक्ट हो चाहे वो अप्रोक्सीमेट हो, दोनों के दोनों हम न्यूमेरिक पाइथन नमपाई के जरिए कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला काम ये कि अगर मैंने कोई एरे बनानी है तो मैं किस तरह बनाऊंगा। ठीक है। सो इसका एक तरीका तो कार ये है कि मैं सिंपल सा ये लिख दूं कि भाई एक वेरिएबल ए है दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एरे। ठीक है। अब ये एरे क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है और उसके बाद फिर जाके मैं उसकी बहुत सारी मतलब प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल उसकी टाइप क्या है, उसकी शेप क्या है। शेप बेसिकली मेथड है, टाइप एक बेसिक फंक्शन है जो कि किसी भी एक नंपाई ऑब्जेक्ट को लेता है और उसकी टाइप बताता है। जबकि शेप जो है ये सॉरी ये एट्रीब्यूट है इसका जो एरे क्लास है उसका। अच्छा, उसके बाद मैं इंडिविजुअल आइटम्स की इंडेक्सिंग भी कर सकता हूँ, यानी कि इंडिविजुअल आइटम्स की इंडेक्सिंग बिल्कुल उसी तरह होती थी जिस तरह हमारे पास क्लासिकल लिस्ट की होती है। सो AF0 AF1 मल्टी डायमेंशनल अरेज को हम मतलब उसी तरह एक्सेस करते हैं, उसी तरह इंडेक्स करते हैं जिस तरह हम लिस्ट में करते थे। 00 स्टैंड्स फॉर जीरो थ्रो जीरो कॉलम, इसी तरह जीरो थ्रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, तो मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। सो अच्छा मैंने लिखा भी नहीं। सो सबसे पहले तो टाइप ए प्रिंट हुई है। टाइप क्या है? वेल एंड डी अरे की क्लास की ये वो है। इसकी शेप क्या है? इसकी शेप अगर आप देखेंगे तो ये 3 कॉमा आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये इसकी 3 रोज हैं और 3 रोज का एक वेक्टर है। अच्छा, उसके बाद मैंने A0 A1 A2 प्रिंट कर दिया। ठीक है। सो वही प्रिंट हो गया। उसके बाद अच्छा उसके बाद मैंने किया ये कि मैंने AF0 को चेंज कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने जब ए को प्रिंट किया तो ऑब्वियसली यानी मैं सारी की सारी एरे को भी प्रिंट कर सकता हूँ और मैं इस तरह इंडिविजुअल आइटम्स को भी प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है। अ, अब आके मैंने बेसिकली एक मल्टी डायमेंशनल एरे इधर डिक्लेयर कराई है। उसके बाद इसकी जब मैंने शेप को एक्सेस किया है, शेप एट्रीब्यूट को, तो इसने मुझे कहा है कि भाई 2 रोज 3 कॉलम्स की ये जो मैट्रिक्स बी है ये एरे है। और 2 रोज इसलिए कि एक रो ये है और सेकंड रो ये है। ठीक है।
और हर रो में 3 एलिमेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है। सो 2 रोज 3 कॉलम्स की है। बी डॉट एंड टाइम एंड मतलब नंबर ऑफ डायमेंशंस आपको ये कह रही है कि भाई इस वक्त इसकी 2 डायमेंशंस हैं। आइटम साइज, अच्छा अगर सो ये आइटम साइज आई थिंक बताता ये था कि किसी भी, अगर कुछ चीज नहीं समझ आ रही हो तो सबसे आसान हाल ये कि हम नंपाई की जाके वो देख लें। सो आइटम साइज आपको बताता है लेंथ ऑफ वन एलिमेंट इन बाइट्स। सो अगर तो मेरे पास लेट्स से फ्लोट 64 की है तो 8 बाइट्स बताएगा, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये कि लेट्स से एक्स एक मेरे पास एरे है 3 एलिमेंट्स की है, मगर ये मुझे बता ही रहा है कि हर उसमें से एक एलिमेंट कितने बाइट्स का है। फ्लोट ऑब्वियसली 64 बिट्स का होता है। 64 बिट्स का मतलब ये है कि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, सो 64 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 8। सो ये 8 बाइट्स, यानी ये जो x है इसका हर आइटम बेसिकली 8 बाइट्स का है, ठीक है। तो हमारे पास ये कह ये रहा है कि b का जो आइटम साइज है वो 4 है। अच्छा 4 इसलिए है, यानी 4 इसलिए है भाई कि अगर आप देखें तो ये इम्प्लिसिटली मैंने इसमें बताया नहीं, मगर मैं चाहूँ तो बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम ये करता है कि मैं जो डाटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ वो फ्लोट है, ठीक है। और फ्लोट में आपके पास 4 बाइट्स यानी 32 बिट्स होती हैं। तो 32 बिट्स का मतलब ये है कि ये 8 बाइट्स हैं आपके पास, सॉरी 4 बाइट्स हैं। सो 4 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 32, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट ये अजम्पशन है कि बी का जो हर एलिमेंट का जो मतलब मैं जो एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ उसका हर एलिमेंट फ्लोट है, ना कि फ्लोट 64 या डबल, ठीक है। सो फ्लोट 64 अलग है, फ्लोट 32 अलग है। और फाइनली बी डॉट साइज करता है ये कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 आपके पास इधर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। सो ये तो हो गई मतलब बेसिक सी चीजें के, मतलब बेसिक से जो ऑपरेशन से एरेज को डिक्लेयर कराने के लिए, ठीक है। और सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरेज भी हमने इसमें देख ली। अच्छा अब सो एरेज को इनिशियलाइज करने के और बहुत सारे मेथड हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरी एक एरे हो जो कि जीरोज से इनिशियलाइज हो जाए, यानी 2x2 की एक मैट्रिक्स हो जो जिसमें सारे के सारे जीरोस पड़े हो, ठीक है। तो उस तरह वो उसका कराने का तरीकेकार ये है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि जीरोस के बजाय वंस हो और एक रो 2 कॉलम्स हो तो उसका तरीकेकार ये है, ठीक है। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक नंबर से इनिशियलाइज हो इतने एलिमेंट्स किए रहे तो उसका तरीकेकार ये है कि 7 अगर आप चाहते हैं 2x2 की मैट्रिक्स हो जिसमें 7 हो तो मतलब उसका मेथड है, सॉरी मेथड नहीं है, ये फंक्शन है नंपाई का जो कि क्रिएट कर सकता है। इसी तरह आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बनानी हो 2 रोज 2 कॉलम्स की तो उसका तरीकेकार ये है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो कि किसी भी एक दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आपने 2x2 की कोई रैंडम मैट्रिक्स जनरेट करानी है तो उसका तरीकेकार होता है ये कि मैं रैंडम की के मॉड्यूल को जाके रैंडम के मॉड्यूल के अंदर जाके उसको स्पेसिफाई करूं कि इतनी की की मैट्रिक्स है। अच्छा ऑब्वियसली ये एलिमेंट्स ये वाले नहीं है, इसलिए कि रैंडम है तो हर दफा रैंडम नंबर ही जनरेट होंगे, ठीक है। अच्छा सो ये तो हो गई इनिशियलाइजेशन। अच्छा अब इसमें एक चीज थोड़ी केयरफुल रहने की है, वो ये कि जिस तरह हमने पढ़ा था, अगर यूनिवर्सिटी का कोर्स अगर आपको याद हो तो लिस्ट यानी लिस्ट मेरे पास म्यूटेबल होती है, मगर ये कि जो असाइनमेंट होती है वो मेमोरी असाइनमेंट होती है वेरिएबल्स में लिस्ट के केस में। फॉर एग्जांपल मैंने एक एक एरे डिक्लेयर कराई, उसके बाद मैंने कह दिया कि भाई एक सेकंड एरे जिसका नाम है न्यू दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल, मगर ये हो ये रहा है कि
ये नहीं हुआ कि ओरिजिनल के यानी ओरिजिनल के अंदर जितने भी आइटम्स थे वो सारे के सारे कॉपी होके जाएं इस न्यू के अंदर। हो ये रहा है कि इस वक्त न्यू और ओरिजिनल आपके पास मेमोरी में सेम एड्रेस को पॉइंट कर रही हैं, यानी एक ही मैट्रिक्स है, उसके दो नाम है, एक नाम है ओरिजिनल और एक का नाम है न्यू। अब अगर मैं न्यू के पहले एलिमेंट में जाके कोई ना कोई चेंज करता हूँ ना, तो वो सिर्फ ना सिर्फ न्यू में रिफ्लेक्ट होगी बल्कि ओरिजिनल में भी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, सो इसको मैं यानी वो हो ये रहा है कि इस वक्त अगर आप देखें तो न्यू और ओरिजिनल दोनों सेम चीज़ें प्रिंट कर रही हैं, हालांकि मैंने चेंज सिर्फ न्यू में किया है ना कि ओरिजिनल में। यानी न्यू के सेकंड आइटम में मैंने चेंज किया है, तो वो ओरिजिनल के सेकंड आइटम पे भी चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और वो सिर्फ इसलिए कि ये मेरे पास दोनों एलियासेस हैं, यानी सेम नाम है, एक यानी एक ऑब्जेक्ट के दो नाम है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एक मतलब उसको कॉपी करें दूसरी में, तो उसका ये है कि आपको मेथड यूज करना पड़ता है कॉपी का, सॉरी फंक्शन यूज करना पड़ता है कॉपी का, जो कि एक एरे को दूसरी में कॉपी करता है। अब उसके बाद अगर आप चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली सिर्फ इसमें चेंज रिफ्लेक्ट होता है जो कि हमने इधर किया है, दूसरी में रिफ्लेक्ट नहीं होता। ठीक है, नीचे वाली में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए कि ये बेसिकली एक तरह की डीप कॉपी है। ठीक है, सो नंबर में आपको इस तरह की असाइनमेंट से बहुत मोहतात रहना है। सो एक तो ये चीज होगी। अच्छा, दूसरी, इसमें भी स्लाइसिंग बिल्कुल ऐसी होती है जिस तरह के well, बिल्कुल ऐसे तो नहीं होती, इनफैक्ट थोड़ी सी चेंज है, मगर ये कि सिंटैक्स लगभग वही है। सो लेट्स से मैंने एक एरे डिक्लेयर कराई है। अच्छा, अब इस एरे ये बेसिकली अगर आप देखें तो 3 रोज 4 कॉलम्स की एक मेरे पास एरे है। ठीक है, तो तीन इसमें मेरे पास 4 कॉलम्स हैं और बेसिकली 3 रोज हैं। अच्छा, अब सो बेसिकली इस तरह की एरे है जो कि मतलब इसे विजुअलाइजेशन के लिए बताइए कि ये लग रही है। अच्छा, अब मैं करता ये हूँ कि मैं उसको कहता हूँ कि भाई ये एलिमेंट्स है ना, 2 3 और 6 7, ठीक है, ये वाला एरिया तुम क्रॉप करो। यानी यार क्रॉप करने का तो लफ्ज सही नहीं है, क्रॉप का तो इमेजेस के लिए यूज होता है टर्म, मगर ये कि स्लाइस करो इस एरिया को जिसमें 2 3, यानी 2 3 और फिर 6 और 7। ठीक है, सो ये दोनों एलिमेंट्स और उसके बाद फिर ये दोनों एलिमेंट्स। सो ये जो रीजन है ये आपने क्रॉप करना है। तो अब आप करेंगे ये कि उसको स्पेसिफाई करेंगे कि भाई कितनी रोज और कितने, मतलब कहाँ से कहाँ तक रोज में और कहाँ से कहाँ तक कॉलम्स में आपने इंडेक्स करना है। सो स्टार्टिंग इस वक्त कुछ नहीं है, इसका मतलब ये कि बाय डिफॉल्ट 0th रो से स्टार्ट करो और जाओ सेकंड तक। ठीक है, सेकंड्स को इंक्लूड ना करो, यानी यूं समझें कि ये पहली दोनों रोज आपके पास आ गई जब आपने इतना लिखा कि ए कॉलम्स 2। ठीक है, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद आपने इन दोनों रोज में से भी वो स्पेसिफिक कॉलम्स यूज करने हैं, यानी 1 से 3। अच्छा, 0th कॉलम शामिल नहीं है, 1 शामिल है और सेकंड शामिल है, थर्ड भी शामिल नहीं है। ठीक है, सो 0th कॉलम तो ये वाला है आपके पास। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम यानी 2 3 और 6 7 वाले ये जो दोनों कॉलम्स थे, ये आपने इधर बता दिए कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपने लेना है। सो पहली दोनों रोज लेनी है जो कि आपने इधर बताया, और उसके बाद फिर ये बताया कि उन पहली दोनों रोज के भी कौन से कॉलम्स लेने हैं जो कि आप इधर कह रहे हैं 1 से 3 तक। सो ये बेसिकली अब आप इसको अगर चलाएंगे तो ये बेसिकली आपको प्रिंट करके देगा 2 3 6 7। अच्छा, अच्छा इसमें भी वही चक्कर है। देखिए, अ स्लाइस ऑफ एन एरे इज अ व्यू इनटू द सेम डाटा, यानी ये जो मैंने स्लाइसिंग की है ना, ये भी यानी जो बी है बेसिकली ये एक व्यू है, या यूं कहें कि ये भी मतलब एक स्पेसिफिक जो रीजन है उसको पॉइंट कर रहा है,
पॉइंट करने से मुराद ये है कि इसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स यानी 2 3 6 7 कॉपी होके नहीं गए, ये बी सिर्फ एक पॉइंटर है उस स्पेसिफिक लोकेशन का। तो अब अगर मैं लेट्स से मैं एक जीरो थ्रो अब यानी जीरो थ्रो और फर्स्ट कॉलम उसको मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो वो मेरे पास ऑब्वियसली जीरो रो और फर्स्ट कॉलम ये 2 प्रिंट करके देगा, ठीक है। मगर अगर मैं बी के यानी जो कि बी में क्या क्या था 2 3 और 6 7, ठीक है। अगर मैं बी के 0 0 को मॉडिफाई करूं या यूं कहें कि इस 2 को मॉडिफाई करूं और इसकी जगह 77 प्लेस कर दूं, तो अब वो जो चेंज है ना वो बी में रिफ्लेक्ट तो होगा ही होगा, साथ साथ ए में भी रिफ्लेक्ट होगा। यानी ए में भी अगर आप देखें तो इस 2 की जगह 77 आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि बी का जो 0 0 एलिमेंट है वो एक्चुअल में ए के 0 1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और उसमें मैंने अगर जाके चेंजेस किए हैं कोई भी, मतलब 77 जो भी चेंज करूंगा नंबर, वो बेसिकली बी 0 0 में चेंज नहीं होगा, वो एक्चुअल में ए के जो मतलब बी का जो स्टार्टिंग इंडेक्स था, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट था उसमें जाके वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सो इस वक्त अगर मैं ए को यानी मैं ए को इधर प्रिंट करता हूँ तो ए अगर आप देखें तो वो जो ये वाली थी इसमें 2 की जगह 77 आ रहा है, ठीक है। ये भी वही चक्कर है कि जो स्लाइस है यानी उसूली बात ये है कि आपके पास जो स्लाइस होते हैं नमपाई में कोई भी आप अगर अरे की स्लाइसिंग करते हैं तो उसकी ये नहीं होता कि वो जो मतलब वो उस अरे के जो मतलब आइटम्स हैं जो कि आपने स्लाइस किए हैं वो जाके किसी नई मेमोरी लोकेशन पे सेव होंगे। वो बेसिकली बी एक पॉइंटर है उन्हीं लोकेशन उन्हीं आइटम्स का, और जो बी में अगर आप चेंजेस करेंगे तो वो ए में भी रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है जी। सो इसको भी वेल अगर आप चाहते हैं कि बी एक नई एक नई हो तो अगेन वही स्टोरी है कि आपको मतलब इस तरह करके कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब अगर आप अब अगर आपने इसको करेंगे तो अब आप देखें कि इसने 2 ही प्रिंट किया, यानी जो बी में मैंने चेंजेस किए हैं वो ए में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, ठीक है। इसलिए कि मैंने इसको कॉपी किया था, ठीक है। अच्छा ओह हाँ, मुझे इससे याद है यार, ये व्यू का लफ्ज इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जो नमपाई में हम यानी स्लाइस की जो टर्म है ना वो हम आगे जाके पायटॉर्च अगर पढ़ें यानी मशीन लर्निंग में वो स्लाइस नहीं बल्कि व्यू कहलाएगा, ठीक है। सो ये व्यू वैसे बता रहा हूँ कि टर्म्स मतलब वैसे याद करने की तो कोई चीज़ नहीं है, मगर ये कि व्यू और स्लाइस एक तरह से सिनोनिमसली यूज होंगे। अच्छा स्लाइसिंग या व्यूइंग के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। अच्छा, अब इन सारे मेथड्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है याद रखने की यार वो ये है कि माउस एक अच्छा होना चाहिए बंदे के पास। अच्छा सो लेट्स से मैंने एक अरे बनाई, ठीक है जी। अब अगर तो मैं ये लिखता ही हूँ कि भाई ये मतलब ये वाली स्टेटमेंट में गौर करूँ तो मैं कह ही रहा हूँ कि वेल सेकंड रो को उठाओ और सेकंड रो के तमाम तमाम के तमाम कॉलम्स को उठा लो और उसको रो R1 के पॉइंटर से व्यू करो, ठीक है। अच्छा यानी जो सेकंड रो थी उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स। अच्छा ये भी स्टेटमेंट बेसिकली देखने में सेम है कि भाई
वन रो से स्टार्ट करो और सेकंड रो तक जाओ। सेकंड रो मतलब ऑब्वियसली वन से सेकंड तक एक ही रो बनती है जो कि एक्चुअल में सेकंड रो है, और उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स को डालो। सो बजाय रो आर वन और रो आर टू में आपको कोई फर्क तो नहीं लगेगा, मगर वो फर्क एक्चुअल में है उसकी शेप में। यानी रो आर वन, यानी मैंने जो ये इंडेक्सिंग की है ना रो अंडरस्कोर आर वन के वेरिएबल में, वो एक ही रो को उठाया है, तो इसीलिए उसने मुझे कहा ये है कि भाई इसका जो साइज है वो 4 एलिमेंट्स का है। मगर जब मैंने इसको इस तरह इसकी स्लाइसिंग की है, तो अब ये मुझे ये कह रहा है कि भाई ये एक रो और 4 कॉलम्स की एक वो है। इसीलिए अगर आप देखें तो इसमें ये ब्रेसेस एक्स्ट्रा हैं। मतलब ये कह ये रहा है कि एक रो और उसके उस एक रो में 4 कॉलम्स हैं, ठीक है, मगर ये बेसिकली मुझे कह ये रहा है कि 4 एलिमेंट्स का एक वेक्टर है अभी, और ये वेक्टर है रो, यानी ये 4 रोज हैं और नथिंग एल्स। तो ये यू कहें कि ये प्योर वेक्टर है, जबकि ये बेसिकली एक रो और 4 कॉलम्स की एक मैट्रिक्स है। अच्छा, और वो रैंक अगर आपको याद हो, मैट्रिक्स का रैंक होता था कि उसकी कितनी नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं, ठीक है। सो इसकी मतलब एक डायमेंशन है और इसकी बेसिकली 2 डायमेंशंस हैं। ये अलग बात है कि पहली डायमेंशन है ही एक रो पे मुश्तमिल, ठीक है। सो इसकी मतलब ये ऑल्दो एलिमेंट्स तो उसमें सेम है, मगर नुकसान ये है कि अगर आप इसमें मतलब इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि भाई ये 4 एलिमेंट्स को इन मतलब इन एलिमेंट्स में ऐड कर दो, तो ये नमपाई के हिसाब से पॉसिबल इसलिए नहीं है कि इन दोनों का साइज मिसमैच कर रहा है। ऑल्दो देखने में तो साइज मतलब 4 एलिमेंट्स का ये भी वेक्टर है, 4 एलिमेंट्स का ये भी वेक्टर है, मगर आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते इसलिए कि इंटरनली नमपाई कह रहे हैं कि भाई ये 4 एलिमेंट्स का और ये एक रो 4 कॉलम्स का, यानी इन दोनों के रैंक सेम नहीं है या नंबर ऑफ डायमेंशन सेम नहीं है। ठीक है। सो इस तरह लाइक जब भी आप इंडेक्सिंग कर रहे होंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कि जो आउटपुट वेरिएबल्स हैं उनका साइज क्या आ रहा है, वो डिपेंड करेगा कि आपने मतलब किस तरीके कार से इंडेक्सिंग की है। अच्छा, और लाइकवाइज मतलब ये रो में नहीं ये बिल्कुल वही स्टोरी है, बस इसमें ये कि कॉलम्स के लिए रिपीट हो रही है। ठीक है, तो आपने ये देखना ये कि आउटपुट में यानी जो आउटपुट बन रहा है व्यू, उसका साइज क्या है, ठीक है, और वो डिपेंड करेगा आपके इस इंडेक्सिंग के मेथड पे। अच्छा, एक और जो इसमें एक अच्छा तरीकेकार है वो ये कि मैं मतलब एक मैट्रिक्स को इंडेक्स कर सकता हूँ एक दूसरी मैट्रिक्स के जरिए। अच्छा, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये कि मैं लेट्स से मैंने मैट्रिक्स बनाई, मैट्रिक्स ए, और अगर मैं इसको प्रिंट करके देखना चाहूंगा तो इस तरह की दिखाई देगी कि 1 2 3 4 रोज है मेरे पास, और हर रो में मेरे पास 3 कॉलम्स हैं। अच्छा, अब सो लेट से मैं एक बी मैट्रिक्स डिफाइन करता हूँ और इस मैट्रिक्स के जरिए मैं ए मतलब ए को एक्सेस करूंगा, ठीक है। यानी मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा कि किन एलिमेंट्स को मैंने एक्सेस करना है, और ये एलिमेंट्स कॉलम वाइज में डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैं कैसे कर रहा हूँ ये मैं बाद में बताता हूँ, मगर ये कि मैंने सिंपल सी 4 नंबर्स की एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दी है, मैट्रिक्स बी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैं कर ये रहा हूँ कि मैंने ए को एक्सेस करना है, ठीक है। अब ए को एक्सेस करने के लिए ऑब्वियसली मैं ये वाली ब्रैकेट्स यूज करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स। नंबर ऑफ यानी अब रोज को मैंने कैसे एक्सेस करना है वो मैं वो मैं इस तरह कर रहा हूँ। सो np डॉट ए रेंज बेसिकली करता है ये कि आपके पास जो नंबर होता है 0 से लेके 4 तक, वो ये 0 1 2 3 यानी इसकी आउटपुट आएगी बेसिकली 0 1 2 3, ठीक है। सो मैं इसको प्रिंट भी कर लेता हूँ। सो लेट्स से प्रिंट अगर मैं करूँ np डॉट ए रेंज को, तो ये
अच्छा, सो np डॉट ए रेंज आपको ये प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। यानी ये वाली जो यानी ए रेंज का फंक्शन करता है ये कि 0 से लेके 3 तक जो भी आप उसको डिफाइन करते हैं वहां से इंटीजर रेंज की एक वेक्टर जनरेट कर देता है, ठीक है। तो 0 1 2 3 और फिर हर एलिमेंट ऑफ बी। सो बेसिकली हो ये रहा है कि यहाँ पर मैं ए के यानी कि मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ इस तरह कि ए ऑफ 0,0, ठीक है। ये वाला जो 0 है ये आया है इस वाले 0 से, ठीक है। और जो सेकंड वाला 0 है ये आया है यहाँ से, ठीक है, इसलिए कि कॉमा बी लगा हुआ है। यानी ए डॉट ए रेंज बेसिकली ये आपको 4 एलिमेंट्स का एक वेक्टर दे रहा है, इसी तरह बी भी आपके पास ये 4 एलिमेंट्स का वेक्टर है। सो ए रेंज बेसिकली यानी यहाँ पे जो आप एक्सेस कर रहे हैं बेसिकली ये रो का इंडेक्स है, और यहाँ पर जो एक्सेस कर रहे हैं वो कॉलम का इंडेक्स है। सो पहला जो एलिमेंट बनता है उसका बनता है 0 0, जो दूसरा एलिमेंट बनता है उसका इंडेक्स बनता है 1 और 2, ठीक है। और 1 2 से मुराद ये है कि अच्छा पहला तो ये बन गया। 1 2 से मुराद ये है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यानी ये 5, ठीक है। उससे अगले एलिमेंट का इंडेक्स बनता है सॉरी उससे अगले एलिमेंट एलिमेंट का एड्रेस बनता है ये 2, यानी ए रेंज की जो थर्ड आउटपुट होगी वो, और बी का जो थर्ड है वो 0 0 है, ठीक है। यानी 2 0 यानी ये 7, ठीक है। सो 1 5 7 और उसके बाद ये वाला जो थर्ड एलिमेंट है ये, और बी की तीसरी वैल्यू थी 0 1, ठीक है। सो 3 1 यानी थर्ड रो ये, और फर्स्ट एलिमेंट से मुराद ये है 11, ठीक है। सो 1 5 7 और 11, ठीक है। सो ये 4 एलिमेंट्स मैंने इस तरह प्रिंट कराए हैं। ठीक है जी। सो अच्छा सॉरी, ये दूसरा जो इंडेक्स बनता है वो 1 5 7 11 नहीं बल्कि 1 6 7। सो यानी दूसरा एलिमेंट जो है वो है आपके पास 1 और 2। अच्छा, फर्स्ट रो और 0 1 2 ऑब्वियसली सेकंड कॉलम बनता है, ठीक है। सो ये 6 है। सो 1 6 7 और 11 वो। सो बेसिकली अब जब मैंने ये प्रिंट किया है ना, तो उसने बेसिकली ये 1 6 7 और 11 प्रिंट करके दे दिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं करता क्या हूँ, वेल अब मैं करता ही हूँ कि उन तमाम एलिमेंट्स को उसमें उनमें 10 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यानी चारों के चारों एलिमेंट्स हैं, उसमें बेसिकली हर एलिमेंट में जाके मैं 10 ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो अब अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली इस तरह की मैट्रिक्स प्रिंट हो रही है। दिस इज सो अननोइंग, माय गॉड। सॉरी यार। सो वो जो 4 एलिमेंट्स थे मैंने उनमें 10 ऐड किया, और 10 ऐड करने के बाद मैंने उनको जब मैंने मैट्रिक्स ए को प्रिंट कराया तो बेसिकली हुआ ये कि इधर भी 10 ऐड हो गया। पहले 1 था अब 11 है, 6 था अब 16 है, 7 था अब 17 है, और इसी तरह ये 11 था अब 21, ठीक है। सो यानी मैंने ये एक थोड़ा अच्छा तरीक़ेकार है कि एक मैट्रिक्स के ज़रिए दूसरी मैट्रिक्स के आइटम्स को एक्सेस किया जाए और फिर उनको चेंज किया जाए, ठीक है। और बजाय इसके कि मैं एक लूप लगाऊं और स्पेसिफिक उनको आइटरेट करूं और फिर हर उसमें जाके मैं यानी लूप्स को अवॉइड कर रहा हूं मैं इधर, ठीक है। अच्छा, सो एक तो ये हो गई। अच्छा, अगली जो चीज़ है वो ये कि मैं मैट्रिक्स को रीशेप भी कर सकता हूँ, ठीक है।
अच्छा, रीशेप और इसी तरह मैं एक्सेस को स्वैप भी कर सकता हूँ। इनमें फ़र्क क्या है ये अब अभी हम देख लेते हैं। सो लेट्स से मैंने इधर इधर किया ये कि से कि मैंने 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 एलिमेंट्स की एक अ, यू नो एक वेक्टर जनरेट कराया और उसके बाद मैंने उसको रीशेप किया 4 रोज़, 3 कॉलम्स और 2 स्लाइसेस में, ठीक है? सो 4 3 ज़ा 12 यानी 24 एलिमेंट्स का एक वेक्टर था। उन 24 एलिमेंट्स को मैंने तक़सीम कर दिया 4 रोज़, 3 रोज़, 2 कॉलम्स में, ठीक है? उसके बाद जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो यू नो वो बेसिकली अभी मेरे पास ये प्रिंट होके आ गया, ठीक है? सो ये मैट्रिक्स ए थी और उसका साइज़, सो ये मैट्रिक्स है और ये बेसिकली मुझे उसका साइज़ बता रहा है, ठीक है? अब ऑब्वियसली इस मैट्रिक्स को देख के अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि देखने से ये लगता है कि शायद इसमें 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं और 4 स्लाइसेस हैं, मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसमें 4 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं और 2 स्लाइसेस हैं। यानी ये व्यू करने का मतलब अगर आप सिंपल प्रिंट करा देंगे ना इस तरह, जिस तरह के मैंने इधर कराया, तो ये कोई मतलब इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसकी एक्चुअल में साइज़ क्या है। वो एक्चुअल में साइज़ 4 रोज़, 3 कॉलम्स और 2 स्लाइसेस हैं, ठीक है? सो अब अगर आप एक्चुअल में ये कैसे दिखती है, तो मैं उसको प्रिंट इस तरह करा रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि भई पहले तो तुम प्रिंट करो तमाम रोज़, तमाम कॉलम्स और 0 स्लाइस, ठीक है? यानी ये 2 स्लाइसेस थी, तो मैंने पहले एक स्लाइस को प्रिंट किया और फिर मैंने दूसरी स्लाइस को प्रिंट किया। जब मैं ये करता हूँ तो अब मेरे पास ये प्रिंट हुआ हुआ आता है। अब ये मेरे पास पहली स्लाइस है और इसमें अगर आप देखें 4 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं और यूँ यूँ समझ लें ज़ी एक्सिस में ये पहली स्लाइस है। फिर इसी तरह ये दूसरी स्लाइस है, ठीक है? अ, अच्छा, सो ये तो बेसिकली हो गई 4 रोज़, 3 कॉलम्स और 2 स्लाइसेस, ठीक है? सो ये अब एटलीस्ट व्यू करने का सही एक मतलब सही मेथड है। अच्छा, अब मैं करता ये हूँ कि सबसे पहले तो मैं इसको, ये जो मेरे पास ए मैट्रिक्स बनी थी जिसमें 4 रोज़, 3 कॉलम्स और 2 स्लाइसेस थी, मैं उसको रेवल कर देता हूँ इंटू अ वेक्टर, ठीक है? अच्छा, वो वेक्टर जब रेवल होता है तो मुझे मतलब एक ये यूँ समझें कि अगर मैं ये जो मेरे पास 2 स्लाइसेस थी, यानी एक मैट्रिक्स थी जिसकी 4 रोज़, 3 कॉलम्स, 2 स्लाइसेस थी। अगर मैं सिंपल उसको एक वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहूँ 24 एलिमेंट्स के, 24 एलिमेंट्स इसलिए कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 24। तो वो उसका तरीक़ेकार ये है कि मैं इसको लिखूँ कि भई a डॉट रेवल, ठीक है? और उसके बाद फिर जो भी है उसको मैं प्रिंट कर दूँ। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसने ये वेक्टर कैसे बनाया है? यानी इस मैट्रिक्स से ये वाला वेक्टर कैसे आया है? अब इसका जो मतलब उसूली तरीक़ेकार ये है कि ये लास्ट डायमेंशन से आप इसको शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले आप लेट्स से यहाँ से शुरू करेंगे और 0 लिखेंगे, 0 उठाएँगे, फिर उसके बाद 1 उठाएँगे। यानी ज़ी से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है? तो पहले 0 है, फिर 1 है, फिर उसके बाद 2 होगा, यानी आपने 6 पे नहीं मूव करना, 2 पे मूव करना है। इसलिए कि पहले हमने ज़ी पे मूव किया, अब हम कॉलम पे मूव करेंगे और सबसे आखिर में रो पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने 0 से स्टार्ट किया और ज़ी पे मूव किया, तो 0 के बाद यानी अगली जो स्लाइस था उसका एलिमेंट 1, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने कॉलम पे मूव किया 2 और उसके बाद फिर 2 के बाद अगली जो स्लाइस थी ज़ी वो 3, फिर उसके बाद 3 के बाद अगली जो कॉलम स्लाइस थी वो 4 और 4 के बाद अगली जो ज़ी थी 5। अब यहाँ तक आने के बाद आपने तमाम के तमाम यानी पहली रो के तमाम कॉलम्स और उन तमाम कॉलम्स के अक्रॉस ज़ी को विज़िट कर चुके हैं। अब आप अगली रो पे जंप करेंगे, ठीक है? सो अब आप 6 फिर उसके बाद 6 के बाद अगली अगली स्लाइस
यानी सबसे पहले आप हो ये रहा है कि हम लास्ट मोस्ट जो आपके पास वो है डायमेंशन, वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर जो इन मतलब सेकंड इनर मोस्ट डायमेंशन है उधर मूव करते हैं, और फिर आखिर में आप यानी सबसे आखिर में आपने रोज पे मूव करना है, ठीक है। सो ये रेवलिंग का तरीक़ेकार है जो कि numpy फॉलो करती है, और ये इनफैक्ट मैटलैब हर लाइब्रेरी में तकरीबन ऐसे ही होता है कि लास्ट डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं, फिर सेकंड लास्ट डायमेंशन, और फिर फर्स्ट डायमेंशन, ठीक है। ये नहीं करना है कि भाई 0 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 फिर उसके बाद 1 पे, यानी पहले जी की मतलब ये नहीं कि पहले हम कोई पहली स्लाइस विजिट कर ली उसके बाद दूसरी। लास्ट डायमेंशन से शुरू करना है, फिर इनर मोस्ट, और फिर उसके बाद आउटर मोस्ट। अच्छा, सो ये तो हो गया किसी भी एक मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स को वेक्टर में कन्वर्ट करने का तरीकेकार इंटरनली जो कि पाइथन यूज करती है। अच्छा, अब एक और तरीकेकार ये है कि मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ कि भाई हुआ ये कि मैंने इस मैट्रिक्स को रीशेप किया है इनटू अ सिंगल रो, और उस रो में -1 से मुराद ये कि जितने मर्जी कॉलम्स है मुझे इससे गर्ज नहीं है। अगर आप यानी ये भी एक तरीकेकार है कि मैं बजाय इसके कि वेक्टर को कन्वर्ट करूँ, मैं कहूँ कि भाई इसको एक रो के मतलब उसको कन्वर्ट करो एक रो में, और उस एक रो में जितने मर्जी एलिमेंट्स आते हैं आ जाए। तो अगर मैं ये काम करता हूँ और फिर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो तब आप देखेंगे तब ये प्रिंट होगा। अच्छा, इसमें और उस मतलब इसमें और इसमें फ़र्क ये बेसिक से ये है कि एक तो आप ये मतलब इसका साइज़ एक रो 24 कॉलम्स हैं, ठीक है? सो बेसिकली अब ये अगर आप देखें तो ये एक रो बन रही है, और उस एक रो के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, जबकि यहाँ पर क्या कहेंगे 24 एलिमेंट्स का एक वेक्टर है, ठीक है? अगेन इसमें रैंक का डिफरेंस है, ये नहीं, ये एक सिंगल डायमेंशनल मैट्रिक्स है और ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, ठीक है? अच्छा, सो अब हम आ जाते हैं स्वैपिंग्स। सो मैं कर ही सकता हूँ कि भई ये जो 4 रोज़ 3 कॉलम्स और 2 स्लाइसेस की मेरे पास मैट्रिक्स बनी थी, मैं इसकी फर्स्ट और लास्ट डायमेंशन को स्वैप करूँ। यानी मैं कहूँ ये कि एक इस तरह की मैट्रिक्स बनाओ जिसमें यू नो 2 रोज़ 3 कॉलम्स और 4 स्लाइसेस हो। ठीक है? यानी 0 को मतलब इस वाली एक्सिस को इस वाले एक्सिस से स्वैप कर दो। सो ये इसका और ये 0 एक्सिस है, ये फर्स्ट एक्सिस है और ये सेकंड एक्सिस है, ठीक है? सो 0th एक्सिस को सेकंड एक्सिस से स्वैप कर दो। और उसके बाद मैं कर ये रहा हूँ कि इंडिविजुअल स्लाइसेस को ऑब्वियसली मुझे ये पता है कि जब मैं ये काम करूँगा तो 2 रोज़ 3 कॉलम्स और 4 4 स्लाइसेस बनेंगी, ठीक है? इस वक़्त 4 रोज़ हैं और 2 स्लाइसेस हैं। अब होगा ये कि 2 रोज़ और 4 स्लाइसेस होंगी। तो मैंने उन 4 स्लाइसेस को अलग-अलग प्रिंट कर लिया, ठीक है? अब जब मैं ये काम करता हूँ तो अच्छा वेल अब होगा क्या, यानी यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? वेल अब अगर आप देखें ये कि अब मेरे पास 4 स्लाइसेस हैं। पहली स्लाइस ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। पहली स्लाइस में मेरे पास 2 रोज़ हैं। ऑब्वियसली अब ये मैट्रिक्स इस तरह की है कि जिसमें 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं और 4 स्लाइसेस हैं। अच्छा मगर अब हुआ ये है कि मतलब इसने इस इंटरनली जो स्वैपिंग की है, उसके बाद अब अगर मैं इसको क्या कहेंगे वेक्टर में कन्वर्ट करूँ ना, तो मतलब अब ये ऑपरेशन डिफरेंट है। यानी हो ये रहा है कि अब अगर मैंने इसको वेक्टर में कन्वर्ट किया, वेक्टर में कन्वर्ट कैसे किया मैंने? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने रेवल किया था। सो रेवल अगे वंस अगेन किस तरह चलता था? अगर मैं ये वाली मैट्रिक्स मेरे पास मैट्रिक्स आई जिसमें मेरे पास 2 रोज़ 3 कॉलम्स और 4 स्लाइसेस हैं। सो वंस अगेन मैं स्टार्ट करूँगा 0 से, फिर मैं जाऊँगा 6 पे, फिर मैं जाऊँगा 12 पे,
और फिर मैं जाऊंगा 18 पे। सो 0 6 12 18, फिर उसके बाद 2 पे, 8 पे, 14 पे, 20 पे, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह 4 10 16 22, फिर उसके बाद अगली। सो अब हुआ ये कि स्वैप करने के बाद और स्वैप करने से पहले अगर आप देखें तो ये आइटम्स, मतलब अब आप जब स्वैप करने से ऑब्वियसली मतलब वो हमने किया ये कि इसकी अरेंजमेंट छेड़ी है और दोनों एक्सेस को स्वैप किया, तो अब आपके पास जब रेवल करेंगे तो आउटपुट में, यानी अगर पहले इस तरह का वेक्टर आ रहा था तो अब ऑब्वियसली आपके पास मतलब इस तरह का वेक्टर आएगा, ठीक है। अच्छा, और इसने इंटरनली किया ये, यानी स्वैपिंग में अगर आप देखें तो हुआ ये कि पहले जो आपके पास दो स्लाइसेस थी ना, यानी 0 और 1, अब वो 0 और 1 एक रो बन गई है। यानी जो पहली स्लाइस थी वो अब आपके पास पहली रो बन गई है, जो दूसरी स्लाइस थी वो अब आपके पास, वेल ये आपके पास अगली, यानी ये जो, यानी पहले मैं जो चेंज करता था, यानी जी में जो चेंज होता था, अब वो बेसिकली क्या कहेंगे, रो वाइज चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह 4 और 5, यानी जो कि आपके पास मतलब 4 और 5 ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें रो और कॉलम का इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा, जी का इंडेक्स चेंज हो रहा है। जबकि अब यहाँ पर 4 और 5 में जी का इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा, जी कांस्टेंट है, और अगर आप देखें कॉलम भी कांस्टेंट है, मगर इसमें जो चीज चेंज हो रही है वो रो चेंज हो रही है। यानी अब आपके पास जो स्लाइस थी वो एक रो बन चुकी है, ठीक है। यानी जो पहली स्लाइस थी वो पहली रो बन चुकी है। इसी तरह यानी मैं इसको उल्टा भी देख सकता हूँ, यानी जो पहली रो थी यहाँ पे 0 6 12 18, ठीक है, 0 6 12 18, यानी जो कि यानी पहली रो थी, अब वो बेसिकली 0 6 12 और 18 पहली रो नहीं बल्कि अब पहली स्लाइस बन चुकी है, ठीक है। सो इसको आप दोनों तरीकों से व्यू कर सकते हैं। यानी मैंने रोज को जब स्वैप किया है तो इंटरनली हुआ ये है कि जो उसने रो थी उसको स्लाइस बना दिया और जो स्लाइस थी उसको रो बना दिया, ठीक है। और ऑब्वियसली उसका नतीजा ये निकला कि मेरे पास जब मैं वेक्टर में चेंज करूंगा तो मेरे पास चूंकि मैट्रिक्स का वो चेंज हुआ है स्ट्रक्चर, तो अब मेरे पास एलिमेंट्स जो थे मतलब उनकी अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगी। सो ये स्वैपिंग ये करती है कि क्या कहेंगे, जिस तरह हम ट्रांसपोज होता था, ट्रांसपोज तो आपने 2 डायमेंशनल में पढ़ा होगा, मगर ये कि ये एक तरह से 3 डायमेंशनल ट्रांसपोज है, यानी किसी भी रो को वो बना देना स्लाइस। अच्छा, एक जो अच्छी बात ये है वो ये कि कॉलम्स की अरेंजमेंट में इसमें फर्क नहीं आया, ठीक है। यानी कॉलम्स की अरेंजमेंट से मुराद ये कि 0 to 4, यानी अगर इस तरह था तो स्वैप करने के बाद भी इसी तरह पड़ा हुआ है। यानी कॉलम्स मतलब 6 8 10 इसी तरह एक और कॉलम था, तो मतलब 6 8 10 इसी तरह कॉलम में पड़ा हुआ है, ठीक है। 12 14 16 एक कॉलम था, तो 12 14 16 मतलब कॉलम में ही ऑब्वियसली उसकी वो तो चेंज हो गई है, यानी कौन सी स्लाइस में होगा या कौन सी रो में होगा ये तो ऑब्वियसली चेंज है, मगर ये कि कॉलम वाइज जो एडजेसेंट एलिमेंट्स थे वो चेंज नहीं हुए, ठीक है। यानी कि कहने का मकसद ये कि अगर 2 0 और 4 के दरमियान था तो अभी भी 2 0 और 4 के दरमियान है, ठीक है। अगर 1 मतलब अगर 3 1 और 5 के दरमियान था तो पहले, तो अभी भी जो है 3 1 और 5 के दरमियान ही है। ठीक है। सो ये इसको आप क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल ट्रांसपोज, अगर आपने इसको समझना है तो इसको इस तरह समझ लें। राइट। सो ये तो हो गई स्वैपिंग। अब इस जो रीशेपिंग है ना भाई, ये डिफरेंट स्टोरी है। अच्छा, अब मैं कर ये रहा हूँ, अब मैं आपको स्वैपिंग और रीशेपिंग में डिफरेंस बता रहा हूँ। सो स्वैपिंग तो हमने देख ली, यानी मैंने कहा ये कि भाई ए के, ये जो मैट्रिक्स ए है इसके फर्स्ट और लास्ट डायमेंशन को आपस में स्वैप करो,
उसका नतीजा ये निकला कि अगर मेरे पास 4 रोज 3 कॉलम्स और 2 थी स्लाइसेस थी, तो अब मेरे पास 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। मगर मैं इम्प्लिसिटली एक और काम ये कर सकता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई स्वैपिंग ना करो, तुम रीशेपिंग करो। यानी बजाय से स्वैप करने के तुम करो ये कि ए को पकड़ो और उसको रीशेप कर दो इनटू 2 रोज 3 कॉलम्स और 4 स्लाइसेस। बस इसमें याद रखने वाली चीज ये कि ऑब्वियसली मतलब जो रीशेप करने के बाद 4 3 12 12 2 24, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये सेम रहना चाहिए, यानी ऑब्वियसली नंबर आपके पास 24 एलिमेंट्स ही बनने चाहिए, ठीक है। सो 2 रोज 3 कॉलम्स और 4 स्लाइसेस की आप रीशेप के मतलब इसको कह दें कि ए को रीशेप करो। अब जब वो रीशेप करेगा ना, तो ये उसने रीशेप किया है, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो रीशेप है ये डिफरेंट है इससे, यानी यहाँ पर भी आपके पास क्या कहेंगे 2 रोज 3 कॉलम्स और 4 स्लाइसेस हैं, यहाँ पर भी आपके पास 2 रोज क्या कहेंगे 2 रोज 3 कॉलम्स और 4 स्लाइसेस ही बन रही है, ठीक है। मगर ये बिल्कुल डिफरेंट है इससे, ठीक है। और वो डिफरेंट इसलिए है कि ये जो मतलब और वो मतलब रीशेपिंग उस तरह होती है कि सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स ए को, यानी जिसको मैंने रीशेप किया है, ये उसको एक रेवल करता है एक वेक्टर में, ठीक है। और इस वेक्टर में रेवल करने के बाद जो आपने साइज बताया हुआ है ना इसको, 2 रोज 3 कॉलम 4 उसका, फिर उसके बाद मतलब ये इस तरह मतलब इसमें ये जो आपने डायमेंशन बताई हुई इस डायमेंशन में क्या कहेंगे एलिमेंट्स को तकसीम होती है, ठीक है। सो अब अगर सो ये जो मैट्रिक्स थी ये वाली ओरिजिनल जो मेरे पास मैट्रिक्स थी, इसको जब मैंने रीशेप किया 2 रोज 3 कॉलम्स और 4 स्लाइसेस में, तो अब मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स आई है। और सो एक तो उल्टा तरीका, सो रिवर्स इंजीनियरिंग अगर मैं करूं, तो अगर मैं इसको रेवल करूं, ठीक है, यानी मैंने इसको अगर मैं रेवल करूं, ये जो मैंने रीशेप की है, ये जो रीशेप करने के बाद अगर मैं इसको रेवल करूं, तो मेरे पास ये वेक्टर आता है। और अगर आप देखें ये वेक्टर बिल्कुल वही वाला है जो कि मेरे पास यहाँ पर आया था। यानी ए को जब मैंने रेवल किया था, यानी ओरिजिनल जो मैट्रिक्स थी ये वाली मैट्रिक्स ए, जब मैंने इसको रेवल किया था तो ये वाली मैट्रिक्स आई, ये वाला वेक्टर आया था 0 से लेके जो कि लीनियरली बढ़ रहा था। और जब मैंने उसको रीशेप किया है 2 रोज 3 कॉलम और 4 स्लाइसेस में, तब भी उसके उसके बाद उसको भी रेवल करने के बाद 0 1 2 3 और फिर 4 5 6 7, यानी बेसिकली आपके पास रेवल दोनों, यानी रीशेप से पहले और रीशेप के बाद जब आपने रेवल किया तो वेक्टर सेम आ रहा है, ठीक है। यानी ये रीशेपिंग की खसूसियत होती है। अच्छा, ये तो मैंने आपको उल्टे ऑर्डर में बताई है। होता ये कि उस जो भी आपने जिस मैट्रिक्स को रीशेप करना है पहले उसको एक वेक्टर में तकसीम किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि अच्छा यार इसमें अगर ऑथर यूजर ये कह रहे हैं कि 4 स्लाइसेस बनाओ, तो पहली स्लाइस में ये होगा, दूसरी में 1 होगा, तीसरी में 2 होगा और चौथी में 3 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला कॉलम है उसमें 4 होगा, फिर 5, मतलब फिर 5 होगा, यानी वो पहले एक मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स को रेवल किया जाता है, फिर उस एक वेक्टर से जो यूजर की स्पेसिफाइड डायमेंशन है उसकी एक मैट्रिक्स बनाई जाती है, ठीक है। सो इन शॉर्ट रीशेपिंग इस तरह होती है कि पहले मतलब उस वेक्टर मतलब उसको रेवल किया जाता है एक वेक्टर में, और फिर उससे आपकी जो जो भी आपने स्पेसिफाई की होती है डायमेंशन, उस डायमेंशन की मैट्रिक्स बनाई जाती है, ठीक है। स्वैपिंग थोड़ी डिफरेंट है, स्वैपिंग में ये काम नहीं होता। स्वैपिंग में आपके चाहते ही हैं कि जो रो थी अब वो स्लाइस बन जाए, जो स्लाइस थी वो अब रो बन जाए। अच्छा, स्वैपिंग ही की तरह की एक और कमांड है, और वो है ट्रांसपोज। यानी मैं ट्रांसपोज में इसको ऑर्डर बता, यानी मैं कहते अच्छा सारी ये जो सारे के सारे मेथड्स हैं, सो ये फंक्शन नहीं है, ये बेसिकली एक numpy यानी जो एरे है उसका उसके मेथड्स हैं, ठीक है। सो ये क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, ना कि जेनेरिक फंक्शंस।
सो अब मैं कह ये रहा हूँ कि भाई इसमें एक मैट्रिक्स ए लो, उसका ट्रांसपोज करो और उस ट्रांसपोज में जी डायमेंशन को सबसे पहले रखो, फर्स्ट डायमेंशन को वैसे वैसे यानी 0 यानी 0 1 2 के बजाय 2 1 0 है, यानी अब मैंने 2 को 0 से स्वैप कर दिया, ठीक है। सो ये बेसिकली ऑर्डर, यानी ट्रांसपोज में मैं ऑर्डर बताता हूँ कि ऑर्डर क्या रखना है मैंने, ठीक है। सो जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि अब जो मैं वही मतलब ऑब्वियसली अगर मैं 2 को 0 से स्वैप करूंगा या ट्रांसपोज करूंगा तो टेक्निकली जो होगा वो बेसिकली आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो वही होगी जो कि आपके पास स्वैप्स मतलब स्वैपिंग के बाद जो आई थी, ठीक है। सो ये जो स्वैपिंग के बाद आई थी वेट, सो स्वैपिंग के बाद जो आई थी यानी वो बिल्कुल वही है जो कि ट्रांसपोज होने के बाद आ रही है ठीक है। सो ये और ये आपस में एक तरह से बराबर है। अच्छा सो अच्छा ये तो सारी सारी वही स्टोरी होगी। सो बेसिकली ट्रांसपोज और स्वैप में डिफरेंस कोई नहीं है। ट्रांसपोज में अच्छी बात यह है कि आप अपनी मर्जी का ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, यानी स्वैप में तो आपने दो ही एक्सेस अगर स्वैप करने हैं तभी आप कर सकते हैं, मगर ये कि यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यानी क्या कहेंगे 201 भी लिख सकता था, ठीक है। तो और अगर 201 लिखता है इसका मतलब ये था कि यानी एक दफा आप स्वैप नहीं कर रहे, आप क्या कहेंगे दो दफा आपको स्वैपिंग के ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। सो स्वैप एक्सेस की जो कमांड है वो टेक्निकली आपको दो दफा अप्लाई करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि 201 में यानी ऑर्डर हो, ठीक है। सो ट्रांसपोज आपके पास अपनी मर्जी का ऑर्डर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं स्वैपिंग का जबकि यहाँ पर आपने दो ही एक्सेस को स्वैप कर सकते हैं, ना कि तीन को साइमल्टेनियसली अच्छा अब अगले हम उस पर आ जाते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल ऑपरेशंस है, ठीक है। So, एक तो हमारे पास सीधी सीधी बात ये है कि लेट्स से अगर मैंने कोई मैट्रिक्स डिक्लेयर कराई है तो सबसे पहली बात ये कि एलिमेंट वाइज कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो ऐड के हो, चाहे वो सब्ट्रैक्ट के हो, चाहे वो मल्टीप्लाई के हो, चाहे वो डिवाइड के हो, इन सारों के लिए दोनों मैट्रिसेस का साइज बराबर होना चाहिए, इसलिए कि पॉइंट वाइज ऑपरेशंस हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है बाय द वे, ये आपके पास यू नो अरिथमेटिक डिवीजन है जो कि करती है कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेगी, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है। इसी तरह 5 को 7 से और 6 को 8 से, ठीक, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह ये डिवीजन भी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की है, यानी x के मतलब x डिवाइडेड बाय y है ये, ठीक है। अच्छा है तो आप ये वाला ये ऑपरेटर ओवरलोडेड है, यानी ओवरलोडेड से मुराद ये है कि x और y अगर आपके पास मैट्रिसेस हैं तो और ये वाला ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं जो कि ये बताए, मतलब इससे अजम्पशन ये होती है कि आप एलिमेंट वाइज डिवीजन चाहते हैं। और इसी तरह अगर आप किसी भी एक मैट्रिक्स x का स्क्वायर रूट चाहते हैं एलिमेंट वाइज तो उसकी ये कमांड है। अच्छा ये तो होगी मैट्रिक्स सॉरी पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी तो उसके लिए कमांड है डॉट की, यानी v डॉट डब्ल्यू से मुराद ये है कि v मैट्रिक्स है और w मैट्रिक्स है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। बस अहमियत इस बात की है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ v शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ w, ठीक है। साइज दोनों का एग्जैक्ट सेम वाला लाजमी नहीं है। सो v के कॉलम्स का w की रोज जितना होना लाजमी है, जो आउटपुट आएगी v डॉट w की उसका साइज होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ v मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ w, ठीक है।
और इस ऑपरेशन को वैलिड होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ वी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, जबकि आउटपुट का साइज आएगा नंबर ऑफ रोज ऑफ वी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ डब्ल्यू। सो ये वी और डब्ल्यू दोनों मैट्रिसेस भी हो सकती हैं, मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगेन मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट मतलब चाहे वी वेक्टर हो या डब्ल्यू वेक्टर हो या वी मैट्रिक्स हो या डब्ल्यू मैट्रिक्स हो, इससे गर्ज नहीं है। बस मतलब ये याद रखना है कि डॉट का ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है और इसके लिए लेफ्ट मोस्ट के कॉलम्स का राइट मोस्ट के रोज से दोनों का सेम होना लाजमी है। अच्छा जी, अब बास ऑपरेशन इस तरह के हैं जो कि फंक्शन इस तरह के हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और लूप्स को अवॉइड करते हैं। तो लेट्स से कि मेरे पास एक मैट्रिक्स एक्स है, मैं उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स का सम भी कर सकता हूँ, और मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि भाई स्पेसिफिक डायमेंशन के अक्रॉस सम करूँ। यानी मैं ये कहूँ कि एक्स मैट्रिक्स जो है 2x2 की, उसका रो वाइज सम मुझे रिटर्न करो। जब रो वाइज सम रिटर्न होगा तो इससे मुराद ये है कि 1+3 और 2+4, ठीक है, यानी अक्रॉस रोज मैंने सम रिटर्न किया है। लाइकवाइज मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई पहला जो एक्सेस है यानी कॉलम्स वाइज सम रिटर्न करो, यानी 1+3 सॉरी 1+2 और फिर 3+4, ठीक है। सो 1+2 और 3+4, ठीक है। सो ये कॉलम वाइज रिटर्न करता है। लाइकवाइज अगर आप चाहती हैं तो एक ट्रांसपोज का एट्रीब्यूट भी होता है, यानी एक्स डॉट ट्रांसपोज। अब ये ऑब्वियसली 2 डायमेंशन के लिए वैलिड है, ठीक है, मगर और वो दिस इज मतलब ये सेम है कि अगर आप ट्रांसपोज करें या मतलब या तो उस पे ये वाला एट्रीब्यूट देख लें उसका, या ये कि आप उसमें कोई फंक्शन अप्लाई करें स्वैप एक्सिस का, जो कि जीरो और जीरो एक्सिस को फर्स्ट एक्सिस से स्वैप कर दे। अच्छा, एक और जो चीज़ है नंपाई में इम्पोर्टेंट वो है ब्रॉडकास्टिंग की। अब मैंने आपको बताया ये था कि अगर आपने लेट से दो वेक्टर्स या दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो दोनों का साइज सेम होना लाजमी है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये कोई स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ट्रू नहीं है, यानी इंटरनली नंपाई इसको खुद मैनेज कर लेती है। सो लेट्स से अगर आपने किया ये कि एक वी डिफाइन किया एक वेक्टर, ठीक है। सो वी आपने डिफाइन किया वेक्टर और एक्स आपके पास है मैट्रिक्स। सो एक्स का साइज है बेसिकली 4 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है। वी का साइज है 3 एलिमेंट्स, ठीक है। सो 4 रोज 3 कॉलम्स, ये आपके पास मतलब ये देखा जाए वी वेक्टर है, और जबकि एक्स आपके पास एक मैट्रिक्स है ऑफ 4 रोज और 3 कॉलम्स। अगर आप ये लिखते हैं तो इंटरनली मतलब पाइथन करता ये है कि वी को अज्यूम करता है कि अच्छा, इसका एक तरीका कार ये कि मैं दोनों की शेप को प्रिंट करके देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सो ऑब्वियसली मेरे पास एक्स का ये साइज आया है और वी का ये साइज आया है। जब आप लिखते हैं ना x+v, ठीक है, सो पाइथन इंटरनली करता है ये कि वो लास्ट डायमेंशन को मैच करता है, यानी वो कहता है ये अच्छा यार ये जो 3 है ना, अगर ये इस 3 के मतलब इक्विवेलेंट है तो तब ये करो कि सेम ऑपरेशन को अक्रॉस 4 रोज रिपीट कर दो, ठीक है। या यूं कहें कि मैं वी को ईच रो में ऐड करता जाता हूँ, यानी ये जो सेम एलिमेंट्स हैं वी के, उसको एक्स की हर रो पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सो से कि मेरे पास यानी इसका आखिर में नतीजा ये होगा कि 101 मतलब इधर भी ऐड होगा 101, यानी 1+1 2+0 3+1, इधर भी ऐड होगा 101, यानी 4+1
5 + 0 और 6 + 1, इधर भी ऐड होगा 101, इसी तरह इधर इधर भी ऐड होगा 101। सो आपके पास इंटरनली उसका नतीजा ही निकलेगा कि ये जो मैट्रिक्स थी, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो वो इस तरह बनेगी कि हर एलिमेंट में, यानी 2, 5, 8 और 11, 2, 5, 8, 11 ये तो ऐसे ही रहे, मगर बाकी जो लेफ्ट राइट के एलिमेंट्स थे उसमें एक एक ऐड होता रहा। ठीक है, सो यानी रूल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ये है कि लास्ट मोस्ट डायमेंशन मैच होनी चाहिए, और जो ये एलिमेंट है जिसकी मतलब जिसकी एक डायमेंशन कम है, वो बाकी डायमेंशंस में ब्रॉडकास्ट होती है उसकी वैल्यूज। ठीक है, सो बाकी सेम वैल्यूज ब्रॉडकास्ट होकर ऐड होती रहती हैं। और ये मल्टीपल, सो अगर लेट्स से 4 रोज 3 कॉलम्स और 2 स्लाइसेस होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर 3, 2 यानी यहाँ पर भी क्या कहेंगे 3 रोज और 2 कॉलम्स होती, तो अगेन सेम रूल अप्लाई होता। ठीक है, यानी लास्ट डायमेंशन, यानी या तो एक डायमेंशन हो या मल्टीपल डायमेंशन हो, उनको मैच करना चाहिए। एक डायमेंशन आपके पास खुली यानी ओपन चॉइस उसकी हो सकती है। अच्छा, सो ये तो थी सारी की सारी स्टोरी नमपाई से रिलेटेड। सो अब हम आ जाते हैं मैटप्लॉटलिब। अच्छा, सो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मैटप्लॉटलिब एक क्या कहेंगे मैट्रिक्स प्लॉट सो मैटप्लॉटलिब स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स प्लॉट लाइब्रेरी। ठीक है, अब मैट्रिसेस को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है? वेल, आपको नमपाई की ऑब्जेक्ट यानी नमपाई में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, और जो प्लॉट है यानी जो कि मैटप्लॉटलिब है, वो आपको सहूलत ये देती है कि आपने जो भी मैट्रिसेस नमपाई में बनाई हुई हैं, आप उनको मैटप्लॉटलिब के फंक्शंस के जरिए प्लॉट कर सकें। ठीक है, सो मैं अगर सो से कि मैंने एक मैट्रिक्स एक्स बनाई है नमपाई की, वेल मैट्रिक्स नहीं है ये भी टेक्निकली, तो 0 से लेके 0.1 तक जाती हुई है, और जो इंक्रीमेंट है वो इतने का है, यानी 3 पाई का इंक्रीमेंट है, और 0 से लेके 0.1 तक मैंने जाना है। सो ये 0 है, और अगर आप देखें सो ये अब ये एलिमेंट्स, ये एक्सेस लेबल सही नहीं है बाय द वे। सो 0 से स्टार्ट हुए हम, और हम जा रहे हैं पॉइंट, यानी ये वैल्यू जो है ये 0.1 है। ओ सॉरी, मैंने ये उल्टा बता दिया। 0.1 का इंक्रीमेंट है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और एंड वैल्यू है 3 पाई। ठीक है, सो 3 पाई इज व्हाट, यानी तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सो ये बेसिकली मैंने एक वेक्टर डिफाइन किया जो कि स्टार्ट हो रहा है 0 से, अगली वैल्यू है 0.1, उससे अगली वैल्यू है 0.2, उससे अगली वैल्यू है 0.3, उससे अगली वैल्यू 0.4, अप टिल वी रीच 3 पाई विच इज 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, मैं उसके बाद एक्स को मैंने प्रिंट कर दिया, तो इतना बड़ा बड़ा, बड़ा प्रिंट हुआ, अंदाजा लगा, लग देख 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 नहीं था मैं इसको, ख्यालों में अपने बैठा हूँ, और मतलब आपको उल्टा बता रहा हूँ। इन एनी केस, सो ये एक मेरे पास वेक्टर है एक्स का। अब मैं उस जो वेक्टर है एक्स, उसके हर एलिमेंट के लिए साइन ऑफ दैट एलिमेंट कैलकुलेट करता हूँ, और मैं उसको यानी वाई एक नया वेक्टर बन जाता है जिसको बेसिकली एक्स की साइन की वैल्यू उसके अंदर सेव है। ठीक है, सो वाई और एक्स का साइज सेम है, बस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, और उसके बाद मैं करता ही हूँ कि प्लॉट कर देता हूँ हर एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू, तो हर एक्स की वैल्यू के लिए मेरे पास वाई विच इज साइन ऑफ दैट एक्स प्रिंट हुए जा रहा है। ठीक है, और 0 से लेके 9.4 तक, यानी पहले एलिमेंट में साइन ऑफ 0 है, अगले जो लास्ट एलिमेंट है उसमें साइन ऑफ 9.4 है। ठीक है, सो मैंने इसको प्लॉट किया, उसके बाद मैंने इसको शो करा दिया, तो ये मेरे पास शो हो जाएगा। ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास मैटप्लॉटलिब और नंपाई दोनों का इंस्टॉल होना लाजमी है। मैं चाहूँ तो इस तरह के मजे मजे के प्लॉट्स भी प्लॉट कर सकता हूँ, यानी मैं कहता ही हूँ कि भाई एक्स की तो ठीक है, जो भी वैल्यू है वो तो है ही, मैं एक मल्टी डायमेंशनल फंक्शन यानी दो फंक्शन सेपरेटली डिफाइन करता हूँ, एक साइन फंक्शन और एक कॉस फंक्शन, और फिर मैं इन दोनों को एक ही प्लॉट में
डिफरेंट कलर्स के ज़रिए शो करा सकता हूँ। सो ये मतलब ये उसका सिंपल सी ये है कि मैं प्लॉट करूँ सेम एक्स के लिए एक फंक्शन को, सेम एक्स के लिए दूसरे फंक्शन को मैं लेबल कर दूँ और फिर मैं उसको लेजेंड डिफाइन कर दूँ कि पहला जो फंक्शन है वो उसको मैं कहूँ कि ये साइन है, दूसरा जो फंक्शन है, दूसरा जो प्लॉट हुआ है वो बेसिकली कोसाइन है, ठीक है? सो ये ऑब्वियसली आपको खुद ही लेजेंड्स बना के दे देगा। अ, और फाइनली मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि एक ही यानी क्या कहेंगे 2 रोज़ और 1 कॉलम के फॉर्म में यानी बजाय इसके कि एक ही ग्राफ में साइन और कॉस को ओवरले करूँ, मैं सेपरेट ग्राफ्स में पहले ऊपर साइन और नीचे कॉस यानी कोसाइन यानी क्या कहेंगे आप अगर ये ग्रिड देखें आप तो ये ग्रिड है जिसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, ठीक है? तो इसीलिए ये 2 रोज़ और 1 कॉलम का एक ग्रिड है जिसमें पहली दफ़ा तो मैंने प्रिंट कराया है किसको यानी 2 रोज़ 1 कॉलम का मैंने ग्रिड बनाया और उसमें मैंने पहली लोकेशन पे इसको प्रिंट कराया, साइन को और फिर जो 2 रोज़ 1 कॉलम की जो दूसरी लोकेशन थी, 2 रोज़ 1 कॉलम की दूसरी लोकेशन जो थी उसमें मैंने कोसाइन को प्रिंट कराया, ठीक है? सो ये नीचे कोसाइन प्लॉट हो गया, ठीक है? और उसके बाद फिर मैंने इसको शो करा दिया। सो ये बेसिकली अगर आप चाहें तो सब प्लॉट की कमांड यूज़ करते हुए इस तरह भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था मैटप्लॉटलिब और नमपाई का। नमपाई पे ज़्यादा फोकस था इसलिए कि इंटरनली आपने नमपाई इसको यूज़ करते हुए हमने आगे मतलब आगे आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या जो भी करनी है वो यूज़ करनी है। मैटप्लॉटलिब बेसिकली मैट्रिसेस को या फंक्शंस को आपने अगर विजुअलाइज़ करना हो तो उनके लिए होती है। मज़ीद अगर आपने हेल्प देखनी है तो मैटप्लॉटलिब को जाके हेल्प में उसकी देख लीजिएगा, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही तो बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।